अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम जो फर्स्ट ग्रैंड टेस्ट है उसको डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टेस्ट इंशाल्लाह संडे को होगा आपका। फर्स्ट जो 10 एमसीक्यूज थे वो तो जीके के थे, और जो ये टेस्ट बनाया गया था ये अकॉर्डिंग टू पीपीएससी जो पैटर्न है उसके मुताबिक ही बनाया गया था। 20% इसमें जीके था, 40% इसमें इकोनॉमिक्स थी, और जो मेरिट रखा वो मैंने 58% रखा, यानी कि जो हमारा प्रीवियस मेरिट था 2017 का। 2008 जो 20 में हुआ वो तो आपको पता ही है, 40 मेरिट था उसका। नंबर ऑफ सीट्स 1/5 की रेशियो से भी नहीं था, तो मैंने नॉर्मल टेस्ट के लिहाज से इसका वो रखा था मेरिट। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, इन बायलैटरल मोनोपोली प्राइस एंड आउटपुट इज डिटरमेंट। अब बायलैटरल मोनोपोली में आपको पता है कि जो कंज्यूमर है और जो प्रोड्यूसर है उन दोनों की मोनोपोली होती है। तो जो प्राइसेस जो डिटरमेंट होती हैं वो बार्गेनिंग पावर से होती हैं, जो उनकी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी जो स्किल्स हैं वो डिटरमेंट करती हैं। तो ये 2015 का जो हमारा पेपर हुआ था उसमें ये एमसीक्यूज आया हुआ था, तो ये मैंने उधर से लिया है। इन बायलैटरल मोनोपोली जो प्राइस है वो सप्लाई मार्केट फोर्सेस से डिटरमेंट नहीं होती बल्कि बार्गेनिंग पावर से होती है। द सेकंड, थ्योरिक assumption ऑफ चैम्बर्लियन मॉडल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो जब मैंने आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ाया था तो उसकी जो अजम्पशंस थी वो हमने देखी थी। तो उसमें अजम्पशन है जो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, ठीक है, रैंडमली नहीं होती। ठीक हो गया, जो सेकंड ऑप्शन में और फर्स्ट ऑप्शन में सिर्फ रैंडमली और इवन का डिफरेंस है। तो जो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस हैं उनके पास जो चीज़ सेल करने वाले होते हैं वो डिफरेंशिएटेड गुड होती हैं। तो जो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस हैं उन्हीं प्रोडक्ट्स में वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। चैम्बर्लियन मॉडल हैज इंट्रोड्यूस ए सेकंड मॉडल डिमांड कर्व। ये मैं यहाँ कुछ वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो जो सेकंड मॉडल के अंदर जो डिमांड कर्व इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसमें जो मार्केट का जो डिमांड कर्व है उसको एक्चुअल सेल्स का नाम दिया गया है। ये जो 13 एमसीक्यूज है ये प्रॉपर टाइप नहीं हुआ, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो जो ये एक्चुअल सेल्स डिमांड कर्व है ये हमारा मार्केट का डिमांड कर्व होता है जो चैम्बर्लियन के सेकंड मॉडल में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। 14 एमसीक्यूज है, इन थर्ड मॉडल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड बाय। अब 3 मॉडल्स हैं हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। तो उसमें जो थर्ड मॉडल है उसमें हम देखते हैं कि प्राइस वार भी हो रही है, यानी कि प्राइस एडजस्टमेंट भी है, और फर्म की एंट्री एंड एग्जिट्स भी हो रही होती हैं। तो इस वजह से इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ए एंड बी। 15 एमसीक्यूज है, एवरी वन शुड स्टडी इकोनॉमिक्स। अब हमें पता है इकोनॉमिक्स की 2 टाइप्स हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि चीज़ें क्या हैं उनको एज इट इज़ हम स्टडी कर रहे होते हैं, और जब शुड का वर्ड यूज हो जाए तो फिर वो हमारे पास नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो जाती है। जैसे कि 25%, सपोज 20%, 25 फर्ज करें 7% हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यानी कि जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। और कितनी होनी चाहिए, सपोज ये हम कहते हैं कि इसको 3% होना चाहिए, तो ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हो जाएगी। तो एवरी वन शुड स्टडी इकोनॉमिक्स, शुड का वर्ड यूज हो गया, ये ऐसा होना चाहिए, तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो गई। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट कंसर्न व्हाट इज, यानी कि एक्चुअल में वो क्या एग्जिस्ट कर रही है। 17, द आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ सोशल फ्रेमवर्क, RG डी एलन। द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, कैसल ने इसको प्रेजेंट किया। आइडेंटिफाई द ऑथर, पॉवर्टी अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया, नौरोजी। तो ये कुछ ऑथर्स के नेम है। जो पहले ट्रेंड था हमारा 2015-17 के जो पेपर आए हुए हैं उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे होते थे जिसमें बुक्स के नाम पूछे होते थे या थ्योरी के जो ऑथर हैं और जो उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, प्रेजेंट करने वाले हैं, उनके नेम भी पूछे हुए थे। द इनपुट आउटपुट एनालिसिस, इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। इनपुट आउटपुट मॉडल जो कि हमने ट्रेड में भी पढ़ा और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में भी हम पढ़ते हैं, जो मैट्रिक्स वाला चैप्टर है। तो इनपुट आउटपुट का जो एनालिसिस है
वो डब्ल्यू लियोन्टिफ ने किया। इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया, आई थिंक 1994 में दिया गया था, इसको देख लीजिएगा, इसका नोबेल प्राइज। कंज्यूमर प्ले रोल इन एलोकेटिंग रिसोर्सेज अंडर कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के अंदर जो कंज्यूमर की फ्रीडम को कंसिडर किया जाता है, सोशलिज्म में नहीं किया जाता। सोशलिज्म में तो चीज़ें प्रोड्यूस कर दी जाती हैं और कंज्यूमर में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं, उनसे उनकी चॉइसेस का नहीं पूछा जाता। अंडर कैपिटलिज्म में जो कंज्यूमर हैं वही डिसाइड करते हैं कि जो इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे एलोकेट होंगे। तो इसका जो बी है वो ठीक होगा। व्हाट इज द शेप ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स, जैसे मैंने आपको फंक्शन पढ़ाए थे, तो डिफरेंट है जो इकोनॉमिक के जो ग्राफ हैं उनकी मैंने बताई थी कि क्या शेप्स होती हैं। तो जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है ये नेगेटिव स्लोप होता है, और जो इसकी शक्ल बनती है वो जो इसका ग्राफ होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला उसे हम कहते हैं। Who urged that pure profit can arise only in a dynamic economy? J.B. Clark, ये मेमोराइज करने वाले क्वेश्चन है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ फ्यूचर, ये भी 2015 के पेपर में आया हुआ है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन इज अ फ्यूचर ऑफ, यानी कि जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो कौन कर सकता है, वो सिर्फ मोनोपोलिस्ट कर सकता है। ओलिगोपोलिस्ट डिओपली उनके पास इतनी पावर नहीं होती। जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ मोनोपोलिस्ट कर सकता है। द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम इन पाकिस्तान, जिस तरह के हम देखते हैं नियर अबाउट 60% हमारे पास सर्विसेज सेक्टर है, 20% नियर अबाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर है, और 19% के नज़दीक एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर है। तो जो लार्जेस्ट शेयर है वो हमारे पास सर्विसेज सेक्टर का होता है। एनी पॉपुलेशन कांस्टेंट इज कॉल्ड, यानी कि कोई कांस्टेंट जो हम पॉपुलेशन से गेट करते हैं, ये स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन है तो उसे हम क्या बोल रहे होते हैं, पैरामीटर्स बोल रहे होते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्टेटिस्टिक एंड पैरामीटर इज कॉल्ड, यानी कि जो पॉपुलेशन से रिजल्ट निकाला है और जो सैंपल से रिजल्ट निकाला है उसको सेम होना चाहिए। अगर उसके दरमियान डिफरेंस आ रहा है पॉपुलेशन के रिजल्ट्स का और पैरामीटर्स उसका पॉपुलेशन का, तो उसे हम क्या बोल रहे होते हैं, उसे हम सैम्पलिंग एरर बोल रहे होते हैं। ट्रेड ऑफ डिफरेंट गुड्स, जिस तरह मैंने इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड पढ़ाई है आपको, और इंटर इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, डिफरेंट गुड्स की ट्रेड हो रही होती है, यानी कि क्लॉथ की हो रही है, वीट की हो रही है, ठीक है, ये डिफरेंट है। जब होमो डिफरेंशिएटेड गुड्स की होंगी ट्रेड, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड बोलते हैं। अगर डिफरेंट गुड की हो रही है तो उसे हम इंटर इंडस्ट्री ट्रेड बोलते हैं। या होमोजीनियस गुड्स की अगर हो रही है ट्रेड तो उसे इंटर इंडस्ट्री, और डिफरेंशिएटेड गुड को हम इंट्रा इंडस्ट्री बोल रहे होते हैं। फॉरेन करेंसी सेल इन स्पॉट मार्केट एंड परचेज इन फॉरवर्ड मार्केट इज कॉल्ड, ये स्वैप्स की डेफिनेशन है कि सम टाइम हमें ये होता है कि जैसे कि हम कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान में स्टे करने के लिए आए, हमारे पास डॉलर है, हम क्या करते हैं, रुपीस में कन्वर्ट करवा लेते हैं एट स्पॉट रेट, यानी कि जो मार्केट का रेट एग्जिस्ट कर रहा है, और उसी मनी चेंजर से या बैंक से फ्यूचर में हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि फला रेट पर हम दोबारा आपसे डॉलर परचेज करेंगे रुपीस देकर, तो रेट पहले ही डिटरमाइंड हो जाते हैं। जब आप स्पॉट रेट में किसी चीज़ को सेल कर रहे हैं और फॉरवर्ड मार्केट में उसी चीज़ को साइमल्टेनियसली परचेज कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्वैप बोलते हैं। Q इज इक्वल टू 10/P। तो जो इस तरह की स्टेटमेंट होती है जिसमें हमारे एक्सपेंडिचर हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि ये दिया गया है Q इज इक्वल टू 10/P। अगर मैं P को मल्टीप्लाई करूं बोथ साइड्स पर तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय Q। अब ये क्या है मेरे पास, टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर मेरे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ कुछ भी लिख दूँ, P मल्टीप्लाई बाय QN, P मल्टीप्लाई Q100, तो इलास्टिसिटी क्या होगी हमेशा, इक्वल टू 1। जैसा कि हम टोटल एक्सपेंडिचर अप्रोच में पढ़ चुके हैं कि जो कांस्टेंट है एक्सपेंडिचर, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, इक्वल टू 1 होगी। यूजुअली 2 सेक्टर इकोनॉमी मल्टीप्लायर इज लेस देन 3 सेक्टर इकोनॉमी मल्टीप्लायर। अब मल्टीप्लायर में क्या होता है जी, ये मल्टीप्लायर है आपका 2 सेक्टर इकोनॉमी का, ये इज इक्वल टू 1 माइनस
3 सेक्टर का क्या हो जाता है 1 माइनस बी, और उसमें टैक्स बी ऐड हो जाता है, बीटी होता है आई थिंक। हाँ जी। तो अब देखें इसकी जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू ग्रेटर होती चली जाएगी। जैसे जैसे आप आगे की तरफ मूव होंगे ये वैल्यूज कम है, ये वैल्यूज बढ़ गई। अगर मैं इसके अंदर फोर सेक्टर इकोनॉमी मिला लूँ तो यानी कि लीकेजेस है ना, टैक्स भी लीकेजेस है। अगर मैं इंपोर्ट्स को इंक्लूड कर लूँ तो वो भी क्या हो जाएगी, लीकेजेस हो जाएगी। तो जो टू सेक्टर इकोनॉमी है उसके डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी होती है। तो कि जब ये वैल्यू छोटी है तो जाहिर सी बात है जवाब क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो जो टू सेक्टर इकोनॉमी है उसका मल्टीप्लायर सबसे ज्यादा होता है। अगर टैक्स शामिल कर लें तो वो थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर हम इंपोर्ट उसको ओपन इकोनॉमी को ले लें तो ये हमारा जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो और श्रिंक कर जाएगी। तो आप इसको मैथमेटिकली ट्राई भी कर सकते हैं। यूजली टू सेक्टर इकोनॉमी मल्टीप्लायर इज ग्रेटर देन थ्री सेक्टर इकोनॉमी, गवर्नमेंट टैक्स जब इंक्लूड कर लें तो जाहिर सी बात है ये जो टैक्स हैं ये लीकेजेस हैं और इंपोर्ट्स भी लीकेजेस होती हैं। तो जो ये है ये मल्टीप्लायर की वैल्यू को नेगेटिवली इफेक्ट कर रही होती है। एपी एपीसी इज ग्रेटर देन 1, इट मींस एपीसी ग्रेटर देन 1 कब होता है जी, एपीसी ग्रेटर देन 1 होगा जब कि आपकी इनकम कम हो, जितना सपोज इनकम 100 है और कंजम्पशन क्या है 120। इनकम 100 कंजम्पशन 100, इनकम 100 कंजम्पशन, एपीसी क्या होता है सी ओवर वाई। तो यहाँ क्या आएगा 120 डिवाइडेड बाय 100, जवाब क्या हो गया 1.2। यहाँ क्या है 100 बाय 100, क्या हो गया 1। इधर क्या है 80, 0.8। अगर एपीसी ग्रेटर देन 1 है यानी 1 से जब जवाब ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम क्या है कम है। अगर इक्वल टू 1 है तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब है इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम है। तो यही पूछा गया है इसमें कि इफ एपीसी ग्रेटर देन 1 इट मींस कि कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम आपकी क्या है कम है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज ए डैश परसेंट ऑफ जीडीपी यूजुअली। आमतौर पर जो इन्वेंट्री, अब 3 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है हमारे पास, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट है, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है। तो जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा वो यूजुअली आमतौर पर 1% होता है वो टोटल जीडीपी का। इफ परचेज कैपिटल प्राइस डिक्रीज, आपने क्या किया हुआ जी, कोई कैपिटल परचेज किया हुआ है यानी कि आपने नया कैपिटल इंस्टॉल किया है और उसकी प्राइस डिक्रीज हो गई, इससे क्या होगा, इट विल द डिस्करेज द इन्वेस्टमेंट। कैसे डिस्करेज होगी जी, ये सपोज आपने कार ली, वो थी 10 लाख की, ठीक है, आप इसे फॉर रेंट यूज कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि इस जो कार आपने 10 लाख की ली थी उससे क्या हुआ कि नेक्स्ट डे वो 5 लाख की हो गई। प्राइस ऑफ कैपिटल जो आपने परचेज किया हुआ है उसकी प्राइस क्या हो गई है, कम हो गई है। यानी कि जो आपका कैपिटल है उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। आपको सीधा सीधा 5 लाख का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो जब परचेज कैपिटल की आपकी प्राइसेस डिक्रीज हो जाएं तो जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी क्या होगी, डिस्करेज होगी। तो यही पूछा हुआ है, इफ परचेज कैपिटल प्राइस डिक्रीज, जो आपका कैपिटल है जो आपने परचेज किया हुआ है उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाए तो इससे इन्वेस्टमेंट आपकी क्या हो रही होती है, तो डिस्करेज हो रही होती है। तो ये अगर आपने मैनकीव की बुक से पढ़ा है इन्वेस्टमेंट का चैप्टर तो उधर उसने इन चीज़ों को बताया हुआ है कि आपकी जो जो इन्वेस्टमेंट है वो थ्री थ्री वेरिएबल्स का फंक्शन है। डेप्रिसिएशन का फंक्शन होती है, इसका इन्फ्लेशन का फंक्शन होती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट का उसने फंक्शन किया हुआ है। बाद में फिर उसने रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने आपको ये सिंपली बताया है आसान लफ्जों में कि अगर आपकी परचेज कैपिटल की प्राइस डिक्रीज कर जाए तो आपको लॉस होगा और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डिस्करेज होगी। इन्वेस्टमेंट इज ए पार्ट ऑफ वॉलेटाइल पार्ट ऑफ जीडीपी। अच्छा, कंजम्पशन क्या होता है, स्टेबल पार्ट होता है, ये 60 to 70% होता है जीडीपी का।
और जो इन्वेस्टमेंट है ये वॉलेटाइल होता है। ये टर्म यूज की थी केन्स ने। वो कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट है ना, इसी की वजह से आपकी नेशनल इनकम में चेंज आ रहा होता है। क्योंकि अगर ये कम हो जाए तो आप चले जाते हैं डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, अगर ये इंक्रीज हो जाए तो आप बूम की तरफ जा रहे होते हैं। तो जो नेशनल इनकम में जो चेंज आ रही होती है वो इस वॉलेटाइल जो आपका कंपोनेंट्स है एग्रीगेट डिमांड का, इसकी वजह से आ रही होती है। तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट को हम वॉलेटाइल पार्ट बोलते हैं जीडीपी का, और कंजम्पशन को हम स्टेबल कहते हैं। इफ टॉबिन क्यू वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 इट शोज डैश ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर जिस तरह के टॉबिन क्यू का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है? वैल्यू ऑफ इंस्टॉल कैपिटल डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इनिशियल वैल्यू ऑफ कैपिटल या रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर इंस्टॉल कैपिटल की वैल्यू ज्यादा हो जाए, किससे? रिप्लेसमेंट कॉस्ट या इनिशियल वैल्यू से, तो हम कह रहे होते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इनकरेज हो रही है। इफ सेविंग कर्व इज स्टीपर इट मींस द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज लेस। ठीक है, तो स्टीपर कब होगा जी? ये मेरा स्टीपर, ये सेविंग, इसको थोड़ा और स्टीपर कर लेते हैं। ये स्टीपर हो गया, तो ये सेविंग है, ये इनकम है। फार्मूला क्या हो गया? चेंज इन सेविंग बटा चेंज इन बाय। सपोज तो 500 का चेंज आया, और इधर फर्ज करें कितना है। ये आ गया मेरे पास 1000 का। सपोज इधर मेरे पास आ रही है 0.5। अगर मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा फ्लैट, सेविंग का फ्लैट हो, तो इनकम में इधर ज्यादा चेंज आया है, और सेविंग में क्या आएगा? कम आएगा। अब जब कम आ रहा है तो ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी, नीचे वाली क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो 1 मिनट वेट कीजिएगा। स्टिपर की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी, और फ्लैटर की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है मल्टीप्लायर का? 1/MPS, और ये हो गया 1/MPS। अगर ये वैल्यू MPS की मेरी वैल्यू क्या है? ज्यादा है। सपोज ये क्या है? 0.9 है, और अगर एक वैल्यू मेरे पास है कम 0.1 है, तो 1/0.9 से मेरा क्या जवाब आएगा जी? 1/0.9। ये मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है? 1.1 आ जाएगी। अगर 1 से मैं डिवाइड करता हूँ 0.1 को, तो ये 10 आ। तो अगर स्टिपर है MPS, तो इट मींस आपका जो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है? वो कम है। और फ्लैटर होगा तो इसका मतलब क्या है? इसकी वैल्यू ज्यादा है। और जब मल्टीप्लायर की वैल्यू कम है तो इट मींस जो आपका IS कर्व है वो भी क्या होगा? स्टीपर होगा। और अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा है तो ये क्या होगा? फ्लैटर होगा। ऐसे नेगेटिव स्लोप। हाँ जी, वो क्या कहता है? इफ सेविंग कर्व इज स्टीपर इट मींस वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज लेस। तो जब भी मैंने आपको प्रूव भी किया कि अगर MPS की जिसकी स्टीपर है, तो जो आपका MP जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो क्या होगी? कम होगी। इफ डिस्काउंट रेट इज डिक्रीज इट विल द वैल्यू ऑफ MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आल्सो डिक्रीज। ये कैसे होगा जी? ये होगा ऐसे कि हमारा जो ये डिस्काउंट रेट
आर, जिसे बीए की किताब में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ रहे होते हैं, लेट ये 10%। और ये मेरा क्या है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों 10% है, यानी कि ये भी 10% है डिस्काउंट रेट, और एम ये भी क्या है 10% है। हुआ क्या कि डिक्रीज कर गया ये कितना आ गया 5%, तो ये भी क्या हो गया इक्विलिब्रियम पर 5% हो गया। जैसे जैसे ये डिक्रीज होगा तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी आपका क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। इफ प्रोड्यूसर इज ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि ब्राइट एक्सपेक्टेशन है फॉर फ्यूचर, देन एमएससी जो कर्व है आपका, जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का जो कर्व है, वो आपका राइट वर्ड या बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर इज ऑलवेज लेस देन क्लोज इकोनॉमी मल्टीप्लायर, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इफ रिसोर्सेज आर फुल एम्प्लॉयड, चेंज इन इन्वेस्टमेंट विल इफेक्ट द आउटपुट, नो इफेक्ट। कैसे जी, अब फुल फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, क्लासिकल इकोनॉमी आ गई। तो क्लासिकल इकोनॉमी के अंदर कैसे चेंज आता है, वो कहते हैं कि आपके टेक्नोलॉजी चेंज हो, कैपिटल स्टॉक चेंज हो, लेबर फोर्स चेंज हो, जो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट हैं, जिस तरह आप कंजप्शन चेंज कर लें, इन्वेस्टमेंट चेंज कर लें, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर चेंज कर लें, यानी कि एग्रीगेट डिमांड का कोई फैक्टर आप चेंज करेंगे तो उससे आपकी आउटपुट के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपके रिसोर्सेज फुल एम्प्लॉयड हैं, आप एग्रीगेट डिमांड का कोई फैक्टर चेंज कर रहे हैं, कंजप्शन चेंज कर रहे हैं, कंजप्शन तो स्टेबल फंक्शन होता है, तो आप चेंज क्या कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट को, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को। तो क्लासिकल में क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, वो क्राउडिंग आउट इफेक्ट आता है, कंपोजिशन चेंज हो जाती है, कंजम्पशन बढ़ जाती है, सेविंग कम हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट की जो कंपोजिशन है ना वो चेंज होती है। ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही आपके आउटपुट पे और प्राइसेस के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा होता है। इफ द एमपीसी वैल्यू इज नियर टू 1, देन आईसी कर्व विल बी नियर टू क्लासिकल। अच्छा, अब देखते हैं हम, ये आपका जो ये एल एम वर्टिकल हो गया, और ये आई एस आपका, ये क्या है क्लासिकल, और एल एम आपका हॉरिजेंटल, और ये वर्टिकल। अच्छा, ये फ्लैटर कब होगा जी, ये फ्लैटर कब तब होता है जब आपका जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है ना, के की वैल्यू वो ज्यादा हो। के की वैल्यू ज्यादा कब होती है, जब आपकी एमपीसी की वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो, और एमपीएस क्या हो, कम हो। और ये स्टीपर कब होगा, स्टीपर ये तब होगा जब आपका एमपीसी कम हो, एमपीएस ज्यादा हो। जब एमपीएस कम होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इसमें इफ एमपीसी वैल्यू इज नियर टू 1, नियर टू 1 का क्या मतलब है कि एमपीसी आपका ज्यादा है। तो जब एमपीसी आपका ज्यादा है तो आपका जो आईएस कर्व है वो क्या बनने बनने जा रहा है, वो फ्लैटर बनने जा रहा है। जब वो फ्लैटर बनने जा रहा है तो इट मींस जो क्लासिकल का है एक्सट्रीम केस के अंदर तो वो हॉरिजेंटल आईएस होता है, तो वो उसके करीब होगा, तो इसको मैं क्या कह रहा हूँ, क्लासिकल कह रहा हूँ। सपोज इकोनॉमी फेस बैड कंडीशन, बैड कंडीशन कब होगी इकोनॉमी की, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और आपका जो एलएम है ना वो लिक्विडिटी ट्रैप यानी कि हॉरिजेंटल बन जाता है, और उसी कंडीशन के अंदर जो आईएस होता है वो क्या हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है। यानी कि एक्सट्रीम केस है ना, एक्सट्रीम केस 90-30 का डिप्रेशन, उस वक्त अगर हम देखें तो एलएम हमारा क्या था, फ्लैटर था, और आईएस क्या था हमारा, वर्टिकल था। तो ये किस चीज को, तो पीपल वांट टू होल्ड मनी, पेपर मनी को होल्ड कर रहे होते हैं, तो इस सिचुएशन में एलएम आपका क्या हो जाता है, फ्लैटर हो जाता है, और आईएस क्या होगा, वर्टिकल हो जाता है। इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी गवर्नमेंट इम्पोज लार्ज इंड्यूस टैक्स, यानी कि गवर्नमेंट इनकम टैक्स ज्यादा लगा देती है। इनकम टैक्स लगाने से क्या होगा कि मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी,
जब मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी तो इनकम के अंदर क्या आएगा, कम चेंज आएगा, हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चेंज हुआ हुआ है। तो जब इनकम के अंदर कम चेंज आएगा तो आईएस कर्व आपका क्या हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा। एमएससी इंक्रीज एट गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाए, व्हाट कंक्लूड यू, तो आईएस कर्व आपका क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। ग्रेटर द डिमांड फॉर मनी, एलएम कर्व इज स्टीपर। अच्छा, अब जो अगर आप क्या करें, जो स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी ग्रेटर करें, स्पेकुलेशन मनी डिमांड को क्या करेंगे, ग्रेटर करेंगे, तो उससे आपका क्या होगा, उससे आपका जो एलएम कर्व है ना वो फ्लैटर होता चला जाता है, जैसा कि लिक्विडिटी ट्रैप कंडीशन है केन्स की। ठीक हो गया। अगर आप इसका ऑपोजिट कर दें कि आप ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, अब इसको थोड़ा ब्रॉड सेंस में देखें कि जब हम क्लासिकल की डिमांड फॉर मनी पढ़ते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन की बात करते थे, कि जो मनी को डिमांड किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है, स्पेकुलेशन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जब वो ट्रांजैक्शन की डिमांड मनी की बात करते हैं तो उनका जो एलएम कर्व है वो वर्टिकल है। ठीक हो गया। तो ये किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है, ग्रेटर द डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन मनी, यानी कि आप डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, तो नियर टू आप किसके जा रहे हैं, क्लासिकल के जा रहे हैं। ठीक हो गया। अगर आप ग्रेटर डिमांड फॉर कर रहे हैं स्पेकुलेशन, तो इट मीन्स आप गेन्स के नजदीक जा रहे हैं, तो एलएम कर्व आपका क्या होता जाएगा, फ्लैटर होता चला जाएगा। एनी पॉइंट राइट साइड द एलएम, जैसा कि हमने एलएम की प्रॉपर्टीज को पढ़ा, ये मेरी एलएम की प्रॉपर्टीज हैं, ये इसके हर पॉइंट्स के ऊपर क्या होता है, मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई। अगर आप इधर कोई पॉइंट ले लें तो इधर क्या होता है, एक्सेस डिमांड फॉर मनी होती है। ठीक हो गया। और इस साइड पर क्या होता है, एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी होती है। तो वो यही पूछ रहा है कि राइट साइड पर क्या होगा। इसी तरह आईएस के राइट साइड पर एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स कहते हैं, या इसको डिफ्लेशन भी कहेंगे। और लेफ्ट साइड पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा, सेविंग कम, तो इसको क्या कहेंगे, एक्सेस डिमांड फॉर गुड्स, या इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो है 2 एमसीक्यूज हैं, उनमें यही चीज पूछी गई है। हाँ जी, एनी पॉइंट राइट साइड द एलएम कर्व एक्सेस डिमांड फॉर मनी, एनी पॉइंट राइट साइड तो वो क्या होगा, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का क्या मतलब है, एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स। लेट एट मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट एलएम इज हॉरिजॉन्टल, एलएम हॉरिजॉन्टल है, तो कि जब 1930 में जब एलएम हॉरिजॉन्टल था तो केन्स ने क्या पॉलिसी दी थी, उसने फिस्कल पॉलिसी दी थी। उसने कहा था कि गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाने चाहिए, इसी वजह से केन्स को फिस्कलिस्ट कहते हैं। तो जब आपका एलएम का बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये सिचुएशन बन जाती है, ये आपका आईएस है। ठीक हो गया। ये इनकम है, मिनिमम इनकम है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने पड़ेंगे, आईएस कर्व शिफ्ट होगा राइट वर्ड, और इनकम में क्या होगा, इजाफा होगा। तो ऐसी सिचुएशन जब आपका मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो और लिक्विडिटी ट्रैप की कंडीशन में एलएम हॉरिजॉन्टल हो, तो फिस्कल पॉलिसी आपको इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए बेस्ट रहेगी। इन विच सिचुएशन फिस्कल पॉलिसी फेल, फिस्कल पॉलिसी कब फेल होगी, जब एलएम क्या हो जाएगा, वर्टिकल, यानी कि क्लासिकल की बात कर रहे हैं। क्लासिकल तो कहते थे ना कि फिस्कल पॉलिसी की नो कंट्रीब्यूशन, सिर्फ कंपोजिशन ऑफ डिमांड चेंज होती है। क्या है जी, कंपोजिशन ऑफ डिमांड, ये है कंपोजिशन ऑफ डिमांड, C इज इक्वल टू I प्लस G। वो कहता है कि ये 100 है, सपोज ये 60 है, ये फर्ज करें 20 है, ये 20 है। तो कहता है आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे ना, क्या होगा, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 30 किया आपने और इन्वेस्टमेंट आपकी कम हो गई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से, और ये आपका सपोज 65 हो गया, लेट कर रहा हूँ। तो ये फिर क्या है, 100 का 100 ही है, सिर्फ आपने एक्सपेंडिचर बढ़ाए, कंपोजिशन चेंज हो गई, इन्वेस्टमेंट कम हो गई। ठीक हो गया, थोड़ी आपकी कंजप्शन बढ़ गई, और ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड के ऊपर कोई फर्क आपका नहीं पड़ा। तो इधर क्या सिचुएशन बता रहा है जी, या आपका एलएम वर्टिकल है, या आप आईएस पर है।
ठीक हो गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये इनकम है। ये क्लासिकल सीन हो गया ना एलएम में। अब मैंने क्या किया, आईएस को बढ़ाया, सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाए। ठीक हो गया, इनकम वहीं की वहीं है। जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाए तो क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करने की वजह से इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, इधर डिस्करेज हो गई। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करने से इन्वेस्टमेंट डिकरेज हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करने की वजह से क्या हुआ, सेविंग इंक्रीज। जितनी सेविंग इंक्रीज हुई उतनी कंजप्शन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब इसने इसको ऑफसेट किया, जितना ये इंक्रीज हुआ था उतना ये डिक्रीज हो गया, जितना ये इंक्रीज हुआ था ये इतना डिक्रीज हो गया। ओवरऑल आपकी इनकम वही रही। तो एग्रीगेट डिमांड की वजह से एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, तो ये हो गए जी एमसीक्यूज हमारे 50। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलें जी, वैसे 4 मिनट रह गए हैं, मैं ये वीडियो आपसे शेयर कर दूंगा, रिकॉर्डिंग पे मैं लगा देता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।